डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल में। आज हम राजस्थान बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं कक्षा विज्ञान का 5th चैप्टर जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में रसायन वो करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर। बच्चों, जैसे कि चैप्टर का नाम अपने पढ़ा कि दैनिक जीवन में रसायन, कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ जो हैं वो काम में आ रहे हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे इसके अंदर। जैसे कि सिंपल से आप उदाहरण लेते हैं कि अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय में कौन सा पदार्थ है, उसमें कोई रासायनिक पदार्थ है या नहीं है। नींबू पानी पी रहे हो, उसमें कोई रासायनिक पदार्थ है या नहीं है। कोई भी चीज़ आप जैसे कोई समोसा है, कचौरी है, पकोड़े हैं, कुछ भी आप खा रहे हो तो उसमें कोई रासायनिक पदार्थ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जैसे कोई कंस्ट्रक्शन में जैसे सीमेंट हो गया और प्लास्टिक की चीज़ें जैसे अपने यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो ये सब चीज़ें किसी न किसी रसायन से बनी होती हैं। इनमें कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ जरूर होता है, तो उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें कि अगर आपके लेवल के अकॉर्डिंग इसमें शुरुआत करें तो 3 तरीके के पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो है वो आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो हैं एसिड, सेकंड है बेस एंड थर्ड है साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो ये 3 पदार्थ हैं, इनके बारे में अपनी डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अपने सिंपली अगर आपके लिए मैं इसको एक आसान तरीके में बताऊं कि अम्ल कौन से पदार्थ हैं। जो भी पदार्थ अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं और उनका स्वाद कैसा है, खट्टा है, स्वाद खट्टा स्वाद है, तो वो कौन है, अम्ल हैं। और वो पदार्थ जो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उनका जिनका स्वाद अपने कह सकते हैं कड़वा है, कड़वा स्वाद है, तो वो कौन है, क्षार है। जैसे कि आप कोई भी अपने जैसे दवाई लेते हैं, मान लो आपने मलेरिया हो गया, क्विनोन की दवाई ले रहे हो तो वो बहुत कड़वी होती है। तो क्या होता है, क्योंकि उसमें एक क्षार होता है, उसमें एक बेस होता है, उसके कारण वो कड़वी होती है। और लवण जो है वो आमतौर पर नमकीन होते हैं। कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं। कुछ लवण जो है वो मीठे भी होते हैं। तो ये अपने स्वाद के अनुसार। पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि हर एसिड बेस या जो भी अपने बात करें साल्ट है तो उनको स्वाद अपने टेस्ट नहीं करना है, कि हर चीज़ का स्वाद लेकर अपने को नहीं देखना है, जीभ की सहायता से उसका परीक्षण नहीं करना है। इसके परीक्षण के लिए आपको बाकायदा जो है प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है। तो अपने अगर इसके बारे में आगे बात करें तो ये पहली बात तो ये कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं और ये नमकीन होते हैं। उसके बाद अपने बात करें तो जो एसिड है, एसिड शब्द कैसे बना, एसिड शब्द कहाँ से आया, ये बना है एसिडस से। एसिडस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी कि खट्टी जो चीजें हैं उनको एसिडस कहा जाता है और वहां से एसिड यानी कि अम्ल जो शब्द है वो प्रयोग में आने लगा है। और उसके बाद में अपने बात करें एसिड के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं कि लिटमस पेपर के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, हम अपने इसको या तो अलग कर लेते हैं। लिटमस, चलो मैं लिटमस के बारे में आपको बता देता हूं। ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। इसके साथ ये कितनी तरीके का होता है, 2 तरह का होता है। फर्स्ट है जैसे कि ब्लू है, नीला लिटमस, और सेकंड जो है वो है रेड। तो अपने ये लिटमस पेपर के बारे में बात करें तो क्या होता है
कि एसिड कौन से पदार्थ हैं और क्षार कौन से हैं, उनका अगर लिटमस के अपने टेस्ट करें तो क्या देखते हैं कि एसिड जो हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेड में, यानी उसका कलर जो है रेड कर देते हैं। और बेस जो हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अगर इस तरीके का अपने को चेंज मिलता है लिटमस के अंदर, लिटमस बच्चों लाइकन जो है एक तरीके से कह सकते हैं छोटे पौधे हैं जो कि आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, उनसे उन लाइकन से इसको तैयार किया जाता है। तो अपने बात करें आगे तो एसिड वो पदार्थ हैं जो ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस को रेड कर देते हैं, और बेस या क्षार वो पदार्थ हैं जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और लवण जो हैं वो लिटमस के साथ कोई क्रिया नहीं देते, यानी कि अगर कोई पदार्थ लिटमस पेपर के साथ ना रेड के साथ और ना ब्लू के साथ क्रिया दे रहा है तो वो आपने कह सकते हैं कि लवण है। अगर आगे अपने बात करें लवण के बारे में कि लवण कैसे बनता है, तो लवण जब भी एक एसिड और बेस यानी कि एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनते हैं। तो इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहा जाता है। जैसे इनके बारे में तो अपने बात कर ली कि ये तो कुदरत में अभी अपने को मिलते हैं। अब अगर अपने इसके उदाहरण के बारे में बात करें, एसिड के आमतौर पर आपको नेचुरल जो है उदाहरण वो भी मिल जाएंगे। जैसे अपने बात करते हैं संतरा, संतरे में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। दही, दही में होता है लैक्टिक एसिड। इमली, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल जिसको आप कह सकते हैं, ये होते हैं। और साधारण अपने क्षार के उदाहरण अगर देखें, आमतौर पे अगर आप बाजार जाते हो तो जिसको अपने कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है कास्टिक सोडा। एक और तरीके का क्षार आप दे सकते हो NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम, मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। और ये जो है इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपने मीठा सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर में इसका कुछ कंपोनेंट होता है जिसका आमतौर पर अपने उपयोग घर में रसोई में करते हैं। बेकिंग, कुछ किसी चीज़ को बेक करने के लिए, जैसे पकोड़े वगैरह या समोसे वगैरह, इस तरह के कुछ पदार्थ जो है वो तैयार करने के लिए, भोजन सामग्री तैयार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये थे इनके कॉमन उदाहरण। और अपने अगर बात करें कि लवण यानी कि साल्ट कैसे बनता है, तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि जब भी कोई एसिड जो है वो क्रिया करता है किससे, किसी बेस से, यानी कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उससे बनता है साल्ट प्लस H2O, यानी कि लवण प्लस पानी बनता है। कोई भी आप रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो NaOH से क्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है, तो इससे बनेगा NaCl प्लस H2O। ये NaCl है जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। साधारण नमक है जो अपने खाने में यूज करते हैं, सफेद रंग का, अपने किचन में जो मिलता है सफेद नमक, वो साधारण नमक है, ये सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आपने देखा कि एक ये एक एसिड है, ये बेस है, और ये क्या बन गया, साल्ट बन गया, और ये वाटर है अपने पास। तो इस क्रिया को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण क्रिया भी कहा जाता है। उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों ये तो था कॉमन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कि एसिड, बेस और साल्ट जो है वो किस तरीके से अपने को मिलते हैं। और उदाहरण के तौर पे अपने कुछ चीज़ें भी ली कि अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हैं उनमें ये पदार्थ मौजूद हैं, ये रसायन जो हैं वो मौजूद हैं। अपने इसके बाद इनके बारे में
थोड़ी डीप स्टडी जो है वो करते हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या क्या है, किस चीज को रसायन की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में किस चीज को एसिड कहा गया है और किस चीज को क्षार कहा गया है और लवण जो है वो किस चीज को कहा गया है। तो उसके बारे में अपने थोड़ी डिटेल स्टडी करते हैं। इसके लिए इसकी अलग अलग वैज्ञानिकों ने, रसायनिकों ने अलग अलग समय में अलग अलग तरह की कुछ अवधारणाएं, कुछ परिभाषाएं दी थी, उनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। परिभाषा तो सबसे पहले इसके बारे में अर्हेनियस ने 1887 यानी अपने कह सकते हैं अर्हेनियस 1887 में एक अवधारणा दी। उनके अनुसार क्या था कि जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर अपने बात करें, जलीय विलयन के अंदर अपने बात करें, जो भी रसायन है अगर वो प्रोटॉन मुक्त करता है, प्रोटॉन देता है तो वो एसिड होगा, और अगर जो प्रोटॉन लेता है वो क्या होगा, अपने कह सकते हैं कि बेस होगा या क्षार होगा। यानी कि जलीय विलयन की अगर बात करें, जलीय विलयन में अपघटन के बाद अपने बात करें क्या होता है, अगर कोई पदार्थ H+ देता है, जैसे अपने बात करें H+ यानी कि प्रोटॉन मुक्त करता है, तो वो क्या है, एसिड होगा। ये किसने बताया, अर्हेनियस ने बताया। अगर कोई जलीय विलयन में कोई पदार्थ OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल अपने कह सकते हैं आयन देता है, तो वो क्या होगा, ये क्या है, प्रोटॉन, इसको आप ग्राही भी कह सकते हो, ये है बेस है। तो यानी कि अपने बात करें, सिंपल सी आपको चीज याद रखनी है कि अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में जब उसको किसी वाटर सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, पानी के साथ उसको घोला जाता है, उसका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, तो अगर वो वहां पर वियोजित होकर, अपघटित होकर H+ आयन मुक्त करता है तो वो एसिड है। जैसे कि अपने सिंपल यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, HCl है, उसको अगर अपने H2 के साथ एक्वस सॉल्यूशन उसका तैयार करें, मैं इसको यहाँ पर AQ लिख देते हैं। AQ का मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन है। ये क्या बनाता है, H++ Cl- बनाता है, यानी कि H+ दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक एसिड है। और दूसरे तरीके से अपने सेकंड ले लें इसका एग्जांपल, कि जैसे अपने पास है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन अपन लेते हैं, क्या होगा इससे, Na+ OH- बनेगा, यानी कि OH- प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या होगा, एक बेस होगा। तो ये तो थी अर्हेनियस की अवधारणा। और इसके बारे में अपने अगर बात करें, अर्हेनियस ने आगे बताया कि अगर कोई अपने बात करें एसिड की, अम्ल की बात करें कि कोई अम्ल जलीय विलयन में अगर पूर्ण रूप से वियोजित होता है तो वो क्या है, प्रबल अम्ल होगा, और अगर जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। इसी तरीके से क्षार जो हैं वो भी अगर पूर्ण रूप से वियोजित होता है तो वो प्रबल क्षार होगा, और अगर वो पूर्ण रूप से ऐसे इस तरीके से मान लो वियोजित नहीं हो रहा तो वो क्या होगा कि एक कमजोर या दुर्बल क्षार होगा। अपने उसके भी उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से जो इस थ्योरी के अंतर्गत आने वाले ऐसे कौन कौन से अम्ल हैं जो प्रबल अम्ल हैं, और कौन कौन से ऐसे अम्ल या क्षार हैं जो दुर्बल हैं। तो उनके बारे में अपनी बात करते हैं। अपने आमतौर पर अगर जैसे बात करें वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड्स की मैं बात करूं, सबसे पहले जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये क्या है, ये पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, और ये क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अपने इसको कह सकते हैं एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस अपने इसके बाद में आगे बात करें, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया CH3COH, और
HCO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये क्या है कि H2CO3 जो है ये है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल या वीक एसिड इसको बोल सकते हो आप। इसी तरीके से अपने अगर बेस के बारे में बात करें कि तो जैसे नॉर्मली है अपने पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस है। और इस तरीके से अपने अगर कुछ बात करें जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये क्या होता है, एक वीक बेस है। तो ये तो बात हुई बच्चों कि कौन कौन से एसिड हैं, अपने उदाहरण एक सिंपली लेके देखा। और क्योंकि एसिड और बेस का जो अपने कह सकते हैं काउंट, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो सभी को डिस्कस करना संभव नहीं होगा। तो अपने बात करें तो ये कुछ उदाहरण लिए कि ये पूर्णतः जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं, ये भी वियोजित हो जाते हैं, परंतु ये और ये नहीं होते हैं जलीय विलयन में वियोजित। इस कारण से ये क्या है कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हैं। इसके बाद में अगर बच्चों अपने बात करें तो अरेनियस ने अपने जैसे कि अपने पढ़ा कि अरेनियस ने बताया कि एसिड जो है वो देते हैं H+ और बेस जो है वो अपने सॉल्यूशन में OH- देते हैं। तो उसने बताया कि अगर इसी H+ और OH- को अपने रिएक्शन करवाएं, कैसे, जैसे H+ OH-, तो इससे क्या होगा, अपने पास एक तरीके से आप कह सकते हो कि H2O बन गया, पानी बन गया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। यानी कि जब भी कोई एसिड, ये तो मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिए, और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, साल्ट + H2O। ये H2O जो बन रहा है अपने हरेक अपने कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया में, वो इस अभिक्रिया के कारण बन रहा है। और इससे जो साल्ट बनते हैं उस साल्ट के बारे में इन्होंने बताया कि ये क्रिस्टल के रूप में अपने को मिलते हैं। और इनके क्या होते हैं कि हाई, अपने कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि क्वथनांक भी इसके ज्यादा इसका होता है, क्वथनांक और गलनांक भी इसका ज्यादा होता है। यानी कि जैसे अपने आमतौर पर उदाहरण लेकर साधारण नमक है अपने NaCl जो, तो आमतौर पर हम में से किसी ने भी, मैं इसका 100% श्योर हूँ कि किसी ने भी साल्ट को जो है, नमक को पिघली हुई अवस्था में, गली हुई अवस्था में, यानी कि मेल्ट किया हुआ आपने साल्ट नहीं देखा। बहुत बार अपने साल्ट को गर्म भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको साल्ट की सहायता से गर्म करते हैं, उनको सेकते हैं, परंतु साल्ट जो है उसको इतना गर्म करने के बावजूद भी कभी वो पिघलता नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि उसका जो गलनांक है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसका क्वथनांक तो वो बहुत आगे की बात चली गई कि उससे पहले क्या होगा, साल्ट क्या है कि साल्ट जो है वो पिघलेगा और उसके बाद वो बॉयल करेगा, उबलेगा, तो वो उसमें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने शायद ही देखते हैं। तो ये तो था बच्चों की साल्ट कैसे बनता है। और ये अभिक्रिया जिसको अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ये आमतौर पर ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है। इस अभिक्रिया के दौरान जब भी कोई एसिड और बेस आपस में क्रिया करेंगे तो उससे क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा, और ताप ऊर्जा जो है वो साथ में मुक्त होगी। तो इसके बाद अपने बात करते हैं कि ये थ्योरी क्या कंप्लीटली ये सक्सेसफुल रही, या सक्सेसफुल रही तो क्यों रही, कितनी रही, या असफल रही तो क्यों रही। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये किन किन मामलों में सफल रही है। ये जैसे अपने बात करते हैं कि ये एक तरीके से एसिड और बेस की नेचर को समझाने में सफल रही।
और ये उन अम्ल और क्षारों के लिए सफल रही है जो कि H+ या OH- जो है प्रोड्यूस करते हैं। उनके बारे में ये कम्प्लीटली अपने को स्टडी करवा सकती है, अपने को कम्प्लीटली उनका ज्ञान दे सकती है। परंतु जो कुछ इस तरीके के अपने कह सकते हैं कि बेस भी होते हैं और एसिड भी होते हैं जो कि ना तो H+ देते हैं और ना OH- देते हैं, यानी कि उनके बारे में इसके अंदर कोई किसी तरीके से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनके संबंध में ये जो अपने कह सकते हैं आर्हेनियस का सिद्धांत है, आर्हेनियस की जो थ्योरी है वो असफल हो गई। इसी कारण से अपने को आगे नई जो इस फील्ड के अंदर यानी कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नई थ्योरी की जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद में अगले एक जो थ्योरी है वो थ्योरी दी है ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने। अगर अपने बात करें कि ब्रोंस्टेड और लोरी ने थ्योरी दी तो उसके बारे में अपने आगे इसके बारे में बात करते हैं कि डेनिस यानी कि डेनमार्क के रसायनिज्ञ थे जोहान्स ब्रोंस्टेड, उन्होंने, और M. लोरी एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अपने बात करें डेनिस या डेनमार्क के थे कौन? जोहान्स ब्रोंस्टेड। और इंग्लैंड के थे M. लोरी। तो इन दोनों ने ब्रोंस्टेड लोरी एक सिद्धांत दिया किसके बारे में? एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो उन्होंने बताया कि एसिड जो है वो क्या होता है? प्रोटॉन दाता होता है। अब इसमें H+ और OH- अगर नहीं भी है किसी, जैसे आर्हेनियस में तो पढ़ा था कि एसिड अगर है तो उसको H+ डोनेट करना ही करना होगा, और अगर वो बेस है तो उसको OH- डोनेट करना ही करना है। परंतु इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने सिर्फ प्रोटॉन को एक जरिया बनाया, उसको एक क्राइटेरिया बनाकर उसके ऊपर ये चले हैं कि अगर कोई प्रोटॉन दाता है कोई पदार्थ तो वो एसिड है, और जो बेस हैं वो क्या करते हैं? प्रोटॉन ग्राही। ये अगर कोई प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं तो वो क्या है? प्रोटॉन ग्राही है, और वो क्या है? बेस, उनकी बेसिक नेचर होगी वो क्षार होंगे। अपने एक उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे कि अपने H2O की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दें तो इससे बनेगा NH4 प्लस OH-। अपने इसमें बात करते हैं क्या होता है कि इसके अंदर ये अमोनिया जो है इसके अंदर एक धन चार्ज जो है वो बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पर NH3 थे, NH4 और प्लस इसके ऊपर चार्ज लग गया, यानी कि ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन ले रहा है। यानी कि अमोनिया क्या है? एक बेस है, एक क्षार है। H2 है वो क्या कर रहा है? प्रोटॉन दे रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? OH- में, यानी कि इसमें से H+ एक है वो गायब हो रहा है, कट रहा है किसमें से? H2O में से। तो ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। इसको अपने बोलेंगे प्रोटॉन दाता, यानी अपने कह सकते हैं इसमें कि H2O जो है वो एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और जो अमोनिया है वो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये थी अपने बात करें कि ब्रोंस्टेड और लोरी की जो थ्योरी कि एसिड और बेस वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। उसके बाद में अपने आगे इनके एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि इससे किस तरीके के क्षार और किस तरीके के अपने को एसिड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि इसी कॉन्सेप्ट के अंदर इन्होंने एक चीज़ अपने को नहीं बताई कि जब भी अपने बात करें कि प्रोटॉन देकर जब भी कोई अपने कह सकते हैं कि क्षार बनता है तो वो क्या होता है? इसको अपने ये जो है यहाँ पर अपने ये तो चीज़ क्लियर होगी कि ये एसिड है, ये बेस है, और जो प्रोटॉन देकर जो क्षार बनता है इसको बोलते हैं अपने संयुग्मी क्षार बोलते हैं। इसको अपने क्या बोलेंगे? संयुग्मी
क्षार बोलेंगे। और ये क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन लेकर बन रहा है, ये कंपोनेंट प्रोटॉन लेकर बन रहा है। यहाँ से अमोनिया ने क्या किया, इससे प्रोटॉन लिया और NH4+ बन गया, अमोनियम आयन बन गया। तो ये क्या है, एक संयुग्मी अम्ल है। ये चीज भी आपको क्लियर होगी कि जो प्रोटॉन दे रहा है वो खुद एसिड की तरह बिहेव करेगा, जो प्रोटॉन ले रहा है वो किसकी तरह करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। प्रोटॉन लेने से जो अपने क्षार बनता है या एसिड बनता है प्रोटॉन लेने से वो क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल बनेगा। और प्रोटॉन अपने कह सकते हैं गंवाने से, प्रोटॉन देने से जो क्षार बनता है वो क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार बनता है। इसके बाद में अपने बात करें कि ये थ्योरी भी, जैसे कि अपने पहले बात की थी अरेनिस के सिद्धांत के बारे में, कि ये थ्योरी भी कितनी सफल रही या कितनी असफल रही, उसके बारे में अगर बात करें तो ये उन सभी एसिड और बेस के लिए सफल रही जो कि प्रोटॉन का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जो प्रोटॉन लेते हैं या देते हैं उन सभी एसिड और बेस के लिए ये सफल रही। परंतु कुछ इस तरीके के अपने कह सकते हैं कि क्षार भी हैं, कुछ इस तरीके के अम्ल भी हैं जिनको अपने कह सकते हैं कि एप्रोटिक कहा जाता है। एप्रोटिक अपने कह सकते हैं अम्ल या क्षार जो हैं। जैसे अपने बात करें CO2, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, इनकी नेचर वो एसिडिक होती है, इनकी नेचर एसिडिक होती है। जैसे एक ये हो गया BF3। तो इनके बारे में अगर अपने बात करें तो ये कहीं भी प्रोटॉन ना तो दे रही हैं और ना प्रोटॉन ले रही हैं, तो एप्रोटिक ये अम्ल या क्षार की श्रेणी में आते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर स्पष्ट अपने को नहीं होता है कि कौन से पदार्थ जो हैं वो अम्ल हैं या कौन से क्षार हैं। इसी कारण से एक नई संकल्पना जो है उसकी जरूरत पड़ी, जिसको अपने बोलते हैं लुईस संकल्पना या लुईस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं जल्दी से आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। उसके इससे अपने क्या है कि जितने भी अम्ल क्षार के जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आर्यनियस ने H+ और OH- के आधार पे बताया, और अपने ब्रोंस्टन लोरी ने इसको प्रोटॉन के आदान प्रदान के आधार पे बताया। और अपने नेक्स्ट जो है वो लुईस संकल्पना आप इसको कह सकते हो, लुईस कॉन्सेप्ट इसको कह सकते हो। लुईस संकल्पना जो है लुईस ने क्या बताया, लुईस ने इलेक्ट्रॉन के आधार पे बताया। 1900 अपने कह सकते हैं कि 23 के अंदर 1923 में इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पे इसने इसको बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही है किसी अपने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के अंदर बात करें, कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन ग्राही है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या है, एसिड है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन दाता है तो वो क्या होगा, बेस होगा। इसके बारे में अगर अपने उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो जो एसिड होते हैं इनके अष्टक जो है वो अपूर्ण होते हैं। इसी कारण से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और जो बेस होते हैं इनके अष्टक पूर्ण तौर पर पूर्ण होते हैं, भरे होते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि ये अवधारणा थी। इसी के आधार पर अगर कोई एसिड है तो उसको लुईस एसिड भी कहा जाता है। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, लुईस अम्ल या लुईस क्षार के आधार पर उनको जाना जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही है तो वो लुईस अम्ल है, अगर इलेक्ट्रॉन दाता है तो वो लुईस क्षार है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर का ये भाग आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो अम्ल क्षार के जो गुण हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।